हाय नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों को, सारे स्टूडेंट्स को नमस्कार। शुरू करते हैं आज की वीडियो बेटा। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले वाला पार्ट जरूर देख लें ताकि चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएं। पिछले वाले में जो है हमने इसकी पूरा बेस से हमने जाना कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पूरा का पूरा बताया गया कि फिगर ऑफ स्पीच है चीजों को ज्यादा परसुएसिव, ज्यादा विविड और ज्यादा रिलेटेबल बनाने का एक जो प्रोसेस है, उसके लिए जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। राइट, ये लिटरेरी पार्ट में या मूवीज में या डायलॉग डिलीवरी में या अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए जिन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है बेटा। राइट, तो ये इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये नंबर 2 सीधा चला दिया है आपने, यू मस्ट वॉच जो फिगर ऑफ स्पीच पार्ट नंबर 1 है, तो आप अच्छे से उसको रिलेट कर पाएंगे। आपको पता लग पाएगा कि मेरी अप्रोच क्या है, मैं कैसे चीजों को लेकर चल रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात उठती है कि इसमें आपके लिए स्पेशल क्या है। जब चीजें आपके सामने होंगी तो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज एज वेल एज, जब आप अच्छे से रिलेट कर पाते तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इससे रिलेटेड, प्लस आपका जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपके अंधकार को कम करने में तो बेटा सहायक है ही है। राइट, प्लस वो सारी की सारी चीजें जो आपने पास्ट में कभी की हैं वो आपके प्रेजेंट को मजबूत कर देती है, बशर्ते वो पास्ट में की गई चीजें बहुत क्रिएटिव रही हों। अगर पास्ट में की गई चीजें डिस्ट्रक्टिव हैं, अगर वो गलत आदतें मेरी रही तो मेरा प्रेजेंट कमजोर है। अगर पास्ट में कुछ ना कुछ अच्छा किया, जैसे इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो 1 घंटा जो पास्ट हो जाएगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत सारी चीजें आप रिलेट कर पाएंगे भाषागत तरीके से। तो अपनी भाषा को मजबूत करने के हम सेशन ले रहे हैं, राइट, जो कि बहुत गजब के सेशन है। इट्स रियली अ ग्रेट सेशन, यू आर गोइंग टू एंजॉय। जैसे कि आपने पिछले वाली वीडियो में आपके कमेंट्स दे वर वेरी पॉजिटिव, आपका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा मिला, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिली। राइट, कुछ बच्चों ने कहा कि सर इससे आगे भी कंटिन्यू कीजिए। सो आई एम विद द सेकंड पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, और मैं फिर कहूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने 9 फिगर ऑफ स्पीच कवर किए थे। आज मैं 10 और लेके आया हूं आपके लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करते हैं, लिटरेचर में, लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में। अगर इन चीजों का ज्ञान है तो मुझे पता लग जाता है कि कैसे चीजों को बहुत ज्यादा लेवल पर अपने लिसनर को अच्छे से रिलेट करवाना है, चीजों को अच्छे तरीके से डिलीवर करना है। राइट, और मैंने बताया पिछली क्लास में बताया, मैं आज फिर बताता हूं कि अगर आपकी भाषा परसुएसिव, विविड और रिलेटेबल नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग फ्रॉम द लैंग्वेज। लैंग्वेज से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज तभी अच्छी है जब वो परसुएसिव हो। मैंने कहा अगर आपको कोई नियम नहीं भी आता, बट अगर आपकी लैंग्वेज परसुएसिव है, कोई मार्केटिंग करने के लिए आता, कोई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, उसकी आवाज में इतना दम है कि आप उसका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज कैसी है? परसुएसिव है। परसुएसिव मतलब आपने उसकी बात पर विश्वास किया कि हाँ ये व्यक्ति सच बोल रहा है। ये लैंग्वेज है बेटा। उसकी आवाज में एनर्जी है, ऊर्जा है। विविड का मतलब लाइफ है। आपको लगा कि आई एम टॉकिंग टू अ लाइफ, राइट, एक जिंदगी से बात हो रही है, ना कि एक डेड बॉडी से बात हो रही है। तो योर टॉक शुड बी विविड और रिलेटेबल। आप रिलेट कर पाए अपने पास्ट के अनुभवों को अपने प्रेजेंट के अनुभव से, और वो जो रिलेशन है वो पॉजिटिव जुड़ा। व्हाई? बिकॉज टॉक्स, इफ टॉक्स आर persuasive and vivid, definitely the relation with the listener of yours will definitely be positive. वो बहुत पॉजिटिव रिलेशन आपका आपके लिसनर के साथ जुड़ता है। स्टार्ट करते बेटा अपने फिगर ऑफ स्पीच को। मैंने कहा था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जीरेंड, पार्टिसिपल, ये सब जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच है। कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, राइट, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये सारी सारी क्या है? ये आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे सेंटेंस बनता है। सेंटेंस को सुंदर कैसे बनाया जाता है वो फिगर ऑफ स्पीच है। हाउ टू ब्यूटीफाई अ सेंटेंस, जैसे सब्जी में मसाला डालकर उसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है, राइट, ऑर्नामेंट्स लगाकर, गहने पहनाकर किसी दुल्हन को सुंदर दिखाया जाता है, ऐसे ही फिगर ऑफ स्पीच लगाकर अलग अलग डायलॉग्स को, अलग अलग सेंटेंसेस को बहुत सुंदर बनाया जाता है। अब अगला जो हमारे पास आने जा रहा है, और इसमें साथ साथ आप जिंदगी को भी सीखेंगे कि आपकी जिंदगी में भाषा जो है वो कितने तरीके के रोल अदा कर रही है। इसलिए इससे पीछे वाले में आपने भाषा के 9 रोल अपनी जिंदगी में देखे। आज 10 रोल्स और भाषा के आप देखने जा रहे हैं, और बहुत प्रैक्टिकल सेशन है ये। मैंने कहा था मैं थ्योरेटिकली चीजें नहीं रटवाता। जिस बच्चे को डाउट है कि सर थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल, तो बेटा आपके YouTube पर वीडियोस पड़ी हुई है, डेमो क्लास वहां ले ले, या एप्लीकेशन डाउनलोड करके, या वेबसाइट पे जाके englishmantraonline.com आप 5 फ्री डेमो क्लास लेके देखिए। यू विल गेट टू नो कि मेरी अप्रोच क्या है पढ़ाने की। तो आपको पता लग जाएगा खुद से कि सर कितना प्रैक्टिकल चीजों को लेकर चलते हैं जिंदगी में, कितना प्रैक्टिकल मैं हूं और कितना थ्योरेटिकल। क्योंकि थियरी साथ साथ चलेगी, बट जब तक उसको प्रैक्टिकल जिंदगी से हम नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है बेटा। सो दिस इज अ टॉपिक विच हैज टू बी कनेक्टेड विद लाइफ इटसेल्फ। भाषा अगर जिंदगी में नहीं है तो क्या मुर्दों में है क्या बेटा? अगर एक जीवित व्यक्ति भाषा को नहीं समझ पा रहा, आपके पढ़ाने का तरीका ऐसा है, तो फिर क्या डेड बॉडी को समझाओगे? डेड बॉडी को भाषा की जरूरत ही नहीं है। एक जीवित व्यक्ति जिसके अंदर जीवन धड़क रहा है उसे भाषा की जरूरत है, राइट? तो डेफिनेटली इट हैज टू बी फुल ऑफ राइट पावर एंड एनर्जी। शुरू करते हैं अपना ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन पे हम आ गए। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है पेयर ऑफ अपोजिट्स। शाबाश, क्या लिख लेंगे? पेयर ऑफ अपोजिट्स।
लिख लेंगे बेटा साथ साथ और बोलेंगे भी, और अगर बोलेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और आप अच्छे तरीके से क्लास अटेंड कर रहे हैं। ऑक्सीमोरन का मतलब पेयर ऑफ अपोजिट्स। प्लेटो ने कहा है कि दिस होल वर्ल्ड, ध्यान से सुनिएगा, प्लेटो ने कहा दिस होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद ऑक्सीमोरन। ये पूरा का पूरा जो संसार है, पूरी की पूरी जो दुनिया है, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, कायनात है, ये सारी की सारी ऑक्सीमोरन से भरी हुई है, यानी कि पेयर ऑफ अपोजिट से भरी हुई है। अगर पेयर ऑफ अपोजिट्स ना हो तो जिंदगी नहीं बचेगी, ये कायनात नहीं बचेगी, ये दुनिया नहीं बचेगी, ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। राइट, मैं क्यों कहना चाहता हूं, एक छोटी सी बात समझिएगा, ये ऑक्सीमोरन है बेटा, ये बहुत बड़ी चीज है और जिंदगी से नहीं रिलेट किया तो फायदा क्या है। राइट, ऑक्सीमोरन क्या है, जैसे मैंने कहा प्रॉफिट लॉस, जब मैंने कहा प्रॉफिट लॉस तो एक बार प्रॉफिट बोला फिर मैंने लॉस बोला, ये ऑक्सीमोरन है बेटा, पेयर ऑफ अपोजिट्स। दिन रात, ये दिन रात क्या है, दिन रात एक साथ बोलता है, दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है, अगर एक ही हो तो हमें दूसरे का पता लगना बंद हो जाएगा। सुख दुख, राइट, ऑक्सीमोरन है, पेयर ऑफ अपोजिट्स है। राइट, यिंग और यांग एनर्जी से की पूरी पूरी दुनिया बनी है, यिंग यांग एनर्जी, द बैलेंस ऑफ दैट एनर्जी। राइट, ये ऑक्सीमोरन है बेटा। राइट, प्रॉफिट एंड लॉस, सक्सेस फेलियर, जॉयज एंड सोरोज, अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज। राइट, ये सारा का सारा क्या है बेटा, ये ऑक्सीमोरन है। दिस होल वर्ल्ड, प्लेटो कहते हैं कि पूरा का पूरा जो संसार है ये ऑक्सीमोरन पर बेस्ड है। ऑक्सीमोरन यानी कि पेयर ऑफ अपोजिट्स जो है वो इस दुनिया को चला रहा है, पेयर ऑफ अपोजिट इस दुनिया को चला रहा है। इस बात को समझिएगा, बिल्कुल गजब तरीके की बात है। आपने महसूस किया होगा कि जड़ें चलती है पाताल की तरफ तो तना चलता है आकाश की तरफ। अगर कोई एक गति रुक जाए पाताल की या आकाश की तो तुरंत वो गति दुर्गति में कन्वर्ट हो जाएगी। इस बात को समझना, मैं फिर कह दूं कि अगर आप देखते हैं तो पेयर ऑफ अपोजिट्स लाइफ को टिकाए हुए हैं। पेड़ में जड़ें चलती हैं पाताल की तरफ तभी चलता है तना आकाश की तरफ। अगर कोई एक गति रुक जाए तो अगर पाताल की गति रुक गई तो आकाश की रुक जाएगी, ये पक्की बात है। अगर जड़ें गहरी ना जाएं, यानी कि याद रखिएगा साधना की गहराई से सिद्धियों की ऊंचाई होती है। फिर सुनिएगा, अगर साधना गहरी नहीं है तो सिद्धि ऊंची हो नहीं सकती। तो साधना की गहराई और सिद्धियों की ऊंचाई ऑक्सीमोरन है या नहीं है बेटा। आप अपनी साधना में जितने गहरे हो जाओगे सिद्धियों में उतने ही ऊंचे हो जाओगे। पर साधना अगर हल्की है, साधना में अगर बोर हो जाते हो, प्रैक्टिस करने में, तपस्या करने में अगर बोर हो जाते हो तो बेटा ऊंचाई आप डिजर्व करते ही नहीं। अगर साधना करने में, प्रैक्टिस करने में, अगर किसी मंत्र के उच्चारण को बार बार करने में अगर आप बोर होते हो तो डेफिनेटली अगर गहराई नहीं आ रही तो ऊंचाई भी नहीं आ रही। अगर आप शिखर पर खड़े हो, ध्यान से देखिएगा, अगर आप पहाड़ पर किसी शिखर पर खड़े हो, भूलिएगा मत उसी क्षण आप उतनी ही गहरी खाई पर भी खड़े हो। अगर आप 5000 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हैं, अब जरा महसूस करें, आप कहते हैं मैं ऊंचाई पर खड़ा हूं, जरा गहरे थोड़ा सा आगे अगर झांकें तो आप 5000 मीटर गहराई पर भी खड़े हैं। हल्का सा पैर फिसला तो उतने ही नीचे आ जाएंगे जितना ऊपर आप गए हैं। ऑक्सीमोरन है या नहीं है, पेयर ऑफ अपोजिट्स। राइट, तो पूरी की पूरी जो जिंदगी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, अगर दोनों में से एक हटा दें, मान लो ऑक्सीजन हट गया तो भी मर गए, कार्बन डाइऑक्साइड हट गया तो प्योर ऑक्सीजन भी हमें मार ही डालेगी। पेयर ऑफ अपोजिट्स इज वर्किंग बेटा। राइट, यानी कि कहीं पे अगर देखें तो जिंदगी टिकी है तो कहां पे टिकी है, ऑक्सीमोरन, द पेयर ऑफ अपोजिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अगर हम देखें तो सांस जाती भी है और सांस आती भी है, ये आना और जाना, इस बात को समझना। क्या आप मानते हैं कि सांस मान लो आई 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 और आती ही चली गई तो आप फट जाओगे? सांस गई 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 और गई तो बाबूजी निकल जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना बेटा, सांस आती है तो जाती भी है। क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा इसमें ऑक्सीमोरन है? ये बिल्कुल इस बात से आपको सहमत होना चाहिए कि प्लेटो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। प्लेटो जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डेफिनेटली ऑक्सीमोरन जो है वो बेस है जिंदगी का। सांस आई तो गई भी। राइट, ऐसा नहीं है कि सांस आई और आती चली गई, आती चली गई, वन वे नहीं है, टू वे चीजों की का जो है आदान प्रदान हो रहा है। तो डेफिनेटली जब मैंने कहा आदान और प्रदान तो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो ऑक्सीमोरन। गिव एंड टेक पॉलिसी, समाज पूरा का पूरा इस पे टिका है, पूरा का पूरा समाज। मान लो गिव 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 एंड गिव, गिव एंड टेक पॉलिसी पर जो है चीजें होती हैं बेटा। तो ऑक्सीमोरन का मतलब है पेयर ऑफ अपोजिट्स, कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं नेचुरल एक्टिंग, अब अगर कोई चीज नेचुरल है और उसको फिर एक्टिंग में बता दिया, भैया जब नेचुरल है तो एक्टिंग कैसे है? जब प्राकृतिक है तो प्राकृतिक एक्टिंग थोड़ी ना है। प्राकृतिक तो बेटा क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं ना। राइट, प्राकृतिक तो एक्शंस होते हैं। जैसे कह दिया गया स्वीट सोरोज, स्वीट सोरोज। अब अगर दुख है तो वो स्वीट कैसे हुए? स्वीट और सोरोज को अगर देखें तो डेफिनेटली पेयर ऑफ अपोजिट्स आपको दिखाई देगा। बाकी और एग्जांपल्स तो मैंने दिए ही आपको। राइट, जैसे मैंने कहा ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, अगर कोई चीज कॉपी है तो ओरिजिनल कैसे, और ओरिजिनल है तो कॉपी कैसे, और कॉपी है तो ओरिजिनल कैसे? दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉपी। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल द चाइल्ड was found, the child was found missing। अब अगर वो फाउंड है तो मिसिंग कैसे है, और मिसिंग है तो फाउंड कैसे है? राइट, द चाइल्ड वॉज फाउंड मिसिंग। अब फाउंड और मिसिंग अगर आप देखें तो दो अलग अलग प्रवृत्ति के वर्ड्स हैं बेटा। अगर दो अलग अलग प्रवृत्ति के वर्ड्स हैं तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि ये क्या है बेटा, पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं। तो अगर आपको जैसे नेचुरल एक्टिंग, अगर एक्टिंग है तो नेचुरल कैसे, और नेचुरल है तो एक्टिंग कैसे है? स्वीट सोरोज, सोरोज है तो स्वीट कैसे, और स्वीट है तो सोरो कैसे है? डे नाइट,
राइट, प्रॉफिट एंड लॉस, सक्सेस एंड फेलियर, राइट, ये सब क्या है? अगर आपको ऐसा कोई एग्जांपल मिल जाए और ऑप्शन में 4-5 वर्ड्स दिए हैं और ऑक्सीमोरन भी हो, तो बेटा एग्जाम में आप हमेशा ऑक्सीमोरन टिक करें। और एग्जाम छोड़ो, आप बताइए क्या ऑक्सीमोरन आपकी जिंदगी में है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा मुझे वीडियो देखने के बाद कि वाकई में यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दीज सेशंस, यू आर लर्निंग समथिंग रिलेटेड टू लाइफ और नॉट, राइट। इससे पहले भी आप देखिए कहीं डेमोक्रेसी में वो चीज घटित हो रही है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बनी है सोच समझ के बेटा, राइट। देयर इज अ साइंस, द होल साइंस इज वर्किंग एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग द साइंस टुडे। उस विज्ञान को आज हम समझ रहे हैं। तो ऑक्सीमोरन मैं समझता हूं इट्स पेयर ऑफ अपोजिट्स। अगर कोई अपोजिट वर्ड्स एक साथ रख लिए जाए, जैसे नेचुरल एक्टिंग, स्वीट सोरोज, ओरिजिनल कॉपी, द चाइल्ड वाज फाउंड मिसिंग, फाउंड था तो मिसिंग कैसे और मिसिंग था तो फाउंड कैसे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द पेयर ऑफ अपोजिट्स। तो मेरे हिसाब से ऑक्सीमोरन समझो आ गया होगा कि ऑक्सीमोरन इज अ पेयर ऑफ अपोजिट्स, ऐसे शब्दों का जोड़ा जो कि अपोजिट होते हैं, राइट, और वहां पे लग के किसी सेंटेंस में उस बात को ज्यादा परसुएसिव, ज्यादा विविड और ज्यादा रिलेटेबल बना देते हैं। इज इट क्लियर, राइट? सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। नाउ इट कम्स ऑन पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार जिसे कहते हैं। यानी कि अगर किसी नदी को, किसी पहाड़ को, सूर्य को, धरती को, जंगल को अगर आदमियों जैसी क्रियाकलाप करते हुए बताया जाए, राइट, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि जंगल को आग ने पूरे तरीके से निगल लिया है। बेटा अब ये निगलना, आग निगल सकती है क्या? आग जला सकती है। अगर हम कहते हैं भाई जंगल को आग ने जला दिया, तो फिर तो इसमें कोई अलंकार नहीं है, आग जलाती ही है, राइट। पर अगर मैं कहूं आग ने जंगल को निगल लिया, अब ये निगलना क्या ये मानवीकरण है कि नहीं है? क्योंकि निगलता तो इंसान है, आग थोड़ी निगलती है। आग क्या करती है? आग तो जला देगी, राइट, आग तो राख कर देगी, आग उसको डेफिनेटली धूलसरित कर देगी, धूल में मिला देगी, मिट्टी में मिला देगी। पर आग निगल गई, ये तो बेटा एक डेफिनेटली आपको खुद से पता लगेगा। निगलने के लिए तो गला चाहिए, जुबान चाहिए, राइट, तब जाके निगला जाएगा। ऐसे थोड़ी ना, आग का कोई गला थोड़ी है, राइट। तो जब हमने इस तरीके से, यानी कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को विच इज नॉट पर्सन, उसको पर्सन जैसे क्रियाकलाप करते हुए दिखाना, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। उम्मीद करूंगा साथ साथ नोट करते रहिएगा, साथ साथ समझते रहिएगा। मैंने कहा कि किसी भी नेचर के दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसी दूसरी चीज को जो पर्सन नहीं है, उसे पर्सन जैसी क्रियाकलापों में अगर लिप्त बताया जाए या पर्सन जैसी क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाए, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। मान लीजिए अगर एक स्टेटमेंट कहूं, द सन इज स्टीयरिंग, साथ साथ बोलते रहिएगा, लिखते रहिएगा, शाबाश। द सन इज स्टीयरिंग स्ट्रेट टू अस, द सन इज स्टीयरिंग स्ट्रेट टू अस, राइट। जो सन है वो सीधा हमारी तरफ घूर रहा है, यानी कि सूर्य जो है बहुत ज्यादा, कहने का मतलब क्या है, राइट, ये और कुछ नहीं है बेटा, बस चीजों को परसुएसिव, विविड और रिलेटेबल बनाया जा रहा है। वैसे हम कह देते कि भाई आज बहुत गर्मी है, राइट, आज सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है, राइट। अगर हम कहें कि भाई रोशनी बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है, तो सीधा बोल दें। पर हमने क्या कहा, उसको थोड़ा सा और विविड करने के लिए कह रहे भाई साहब आज तो सूरज भाई साहब बहुत जबरदस्त तरीके से घूर रहा है, राइट, चलना इसने दूबर कर दिया है। घूर रहा है इसका मतलब क्या है? इज स्टीयरिंग, स्टीयर के लिए तो बेटा ये करना पड़ेगा ना, फ्रोन करने पड़ेगा। सूर्य कब फ्रोन करने लगा आपकी तरफ, या फिर ऐसे घूरेगा आपकी तरफ आंखों से, राइट। तो ऐसा तो नहीं है ना बेटा। तो स्टीयरिंग से क्या पता लग गया? अगर कोई पूछे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सन और स्टीयरिंग, तो डेफिनेटली स्टीयर करने के लिए ये इंसान वाली वाला क्रियाकलाप सन से आपने कराया, डेफिनेटली इट्स व्हाट, पर्सोनिफिकेशन, राइट। जैसे मान लीजिए अगर एक स्टेटमेंट कहूं, द अर्थ, उम्मीद करूंगा साथ साथ बोल भी रहे होंगे, द अर्थ इज weeping for the death of many soldiers. The earth is weeping for the death of मैनी सोल्जर्स, बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं उनकी मौत के कारण धरती जो है वो रो रही है। बेटा अर्थ इज वीपिंग, अर्थ की आंखें कब होती हैं? बट चीजों को मैंने कहा ना, हो क्या रहा है जरा महसूस करें। हम तो सीधा कह देते भाई अर्थ का तो रोने की कोई बात ही नहीं है। हम तो ये कह रहे कि भैया, हम ये कहते हैं कि पूरी की पूरी धरती पर जो है खून के धब्बे हैं, पूरी की पूरी धरती पर लाशी लाश पड़ी हैं। पर हमने क्या कहा, उसमें अपने इमोशंस डाल दिए, इमोशंस पुट कर दिए। जब चीजों को आप में आप भाव डाल देते हो किसी चीज में, राइट, इमोशनल इंटेलिजेंस डाल देते हो किसी चीज की, और जब चीजें इमोशनली इंटेलिजेंस होती है ना बेटा, दे वर्क वेल, राइट, दे वर्क वेल डेफिनेटली। याद रखिएगा, विल पावर उतना काम नहीं करती जितना इमोशन काम करता है। फिर सुने, विल पावर उतना काम नहीं करती जितना इमोशन काम करता है। मान लीजिए आप विल पावर से सोचते हैं कि अकेले मुझे 20 किलोमीटर भागना है,
अकेले 20 किलोमीटर हो सकता है कि आपकी विल पावर उतना काम ना करे, पर अगर यह पता लग जाए, बात समझिएगा, यह पता लग जाए कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है और लॉकडाउन है और कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, राइट, और 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, मैं जुबान देता हूं जब ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी काम करती है अंदर से, जब आप चीजों में भाव डाल देते हैं। कोई भी आंदोलन खड़ा हुआ तो कैसे खड़ा हुआ, राइट, आप जयप्रकाश नारायण जी को लगा लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने आंदोलन खड़े किए हो, वो आंदोलन खड़े करने में होता क्या है, वो भाव जोड़ लेता है व्यक्तियों के, और जब भाव पर बात आती है तो डेफिनेटली व्यक्ति भागा चला जाता है। आप नहीं देखते कि लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, या पुलिस वाले रोकेंगे या क्या करेंगे, मुझे क्वारंटीन किया जाएगा, आप सिर्फ भागते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक कि आपका सगा भाई आपकी आंखों के सामने, आप वहां तक पहुंच नहीं जाते, राइट। एक कंडीशन में भरी दोपहर में 20 किलोमीटर भागना, जो कि विल पावर से थोड़ा सा टफ पड़ता है, पर जब इमोशनली व्यक्ति को चोट लगती है तो चीजों को ज्यादा परसुएसिव, विविड और रिलेटेबल बनाने के लिए उनमें इमोशंस डाल दिए जाते हैं। यही इमोशन डाला जा रहा है क्या, द अर्थ इज वीपिंग फॉर द डेथ ऑफ मेनी सोल्जर्स। धरती जो है वो अपने बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ के लिए जो है शोक मना रही है, रो रही है। अब रोना क्या है बेटा, अब देखिए रोना क्या है, रोना डेफिनेटली एक आदमी का क्रियाकलाप है, वो धरती को करते हुए बताया गया है, राइट। और धरती की कब आंखें होने लगी, धरती को कब आंसू आने लगे, बट डेफिनेटली उस भाव को दिखाने के लिए, तो अगर कोई पूछे एग्जाम में कुछ और ऑप्शंस में मिक्स करके कि इस सेंटेंस में कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ, तो डेफिनेटली यू विल से क्या, पर्सोनिफिकेशन, बिल्कुल सही, राइट, कि पर्सोनिफिकेशन हुआ है। नेक्स्ट, जैसे अगर एक स्टेटमेंट कहूं, द फायर, वही एग्जाम्पल लेते हैं जो ये एग्जाम में आ भी चुका है कई बार, द फायर हैज स्वेलोड, द फायर हैज स्वेलोड द होल फॉरेस्ट। पूरा का पूरा जंगल जो है वो आग निगल गई, पूरा का पूरा जंगल जो है आग निगल गई। द फायर हैज स्वेलोड द होल फॉरेस्ट, राइट। अब स्वेलो, आग निगलने वाली जो प्रक्रिया है, मैं पहले ही बात कर चुका इसके बारे में, डेफिनेटली निगलने के लिए गला चाहिए, गला फायर का होता नहीं, तो डेफिनेटली इस पर्सोनिफिकेशन। एक बार याद दिला देता हूं, ऑक्सीमोरोन क्या है, बेस ऑफ लाइफ। खैर बेस ऑफ लाइफ नहीं है उसकी डेफिनेशन, बट अगर देखें, मैंने कहा ना चीजों को प्रैक्टिकल बनाना बहुत जरूरी होता है बेटा। प्रैक्टिकलिटी में हमने महसूस किया कि वाकई में इट्स बेस ऑफ लाइफ, बट ऑक्सीमोरोन इज पेयर ऑफ अपोजिट, जैसे दिन रात, सक्सेस फेलियर, नेचुरल एक्टिंग, ओरिजिनल कॉपी, फाउंड मिसिंग, दैट यू ऑलरेडी नो, राइट। अच्छा, उसके बाद हमने किया क्या, पर्सोनिफिकेशन, राइट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन, व्यक्ति जैसे क्रियाकलाप करते हुए दिखाते हैं। और अगला है पैराडॉक्स, बहुत गजब का है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी कहीं ना कहीं जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैराडॉक्स। ऑक्सीमोरोन हमने किया, पेयर ऑफ अपोजिट्स, मैं साथ साथ रिवाइज कराता रहूंगा ताकि चीजें दिमाग में बैठती नहीं। पर्सोनिफिकेशन क्या था, जब किसी चीज को व्यक्ति जैसे क्रियाकलाप करते हुए बताया जाए। नाउ इट कम्स टू पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट बेटा, एक बात कहने के बाद तुरंत दूसरी ऐसी बात कहना जो इसके बिल्कुल अपोजिट हो। बात कहना यानी कि पूरा, यहां पर तो सिर्फ वर्ड्स का अपोजिट था, दिन रात, सक्सेस फेलियर, राइट, शब्दों का उल्टा था, यिंग यांग एनर्जी, राइट, प्रॉफिट लॉस, सक्सेस फेलियर, डे नाइट, जॉयज एंड सोरोज, वर्ड्स का, यहां पे सेंटेंसेस का। एक बात कहने के बाद तुरंत एक दूसरी ऐसी बात कहना जो कि पहले वाली बात की बिल्कुल अपोजिट हो। जैसे हिटलर की एक बहुत गजब की स्टेटमेंट है जो हिटलर ने दिया, जिस पर पूरी क्रांति खड़ी हो गई, राइट। हिटलर जैसे तानाशाह ने महज एक वाक्य, कहते ना गिरता है विचार तो गिरता है आदमी, और जिसने इसे संभाला वही बनता है आदमी बेटा। महज एक वाक्य लोगों के कानों में इतनी बार डाल दिया कि लोगों ने उन शब्दों को सच मानते हुए उन शब्दों को उस लेवल तक आत्मसात कर लिया कि क्रांति आ गई। ना जाने कितने हजार, कितने लाख लोग, राइट, जो है हिटलर के हत्थे चढ़े, राइट। सो एक बड़ी गजब की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। वो स्टेटमेंट थी, अगर आपको शांति चाहिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पैराडॉक्सल स्टेटमेंट में बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर आपको शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहे। गजब की बात हो गई। अगर आपको शांति चाहिए, इफ यू वॉन्ट पीस, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, स्टे प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। कमाल है यार। अब एक बात देखो ना, अगर आपको शांति चाहिए तो आप युद्ध के लिए तैयार रहें। गजब की बात है, यानी कि अगर आपको शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहें, राइट। तो ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। जब आप एक बात कहने के लिए कहते भाई मुझ पर एक एहसान करना, याद करें बेटा, ये मूवी आपने देखी होगी, राइट। ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट को सोचकर ही ये डायलॉग बनाया गया है, राइट। मुझ पर एक एहसान करना के तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। देखा, आपने एक बात कही, फिर अपनी बात को काटने के लिए दूसरी बात कह दी। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, कि डू मी अ फेवर दैट नेवर डू मी अ फेवर। गजब की बात है यार। आप ये बोल रहे हो या वो बोल रहे हो, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, राइट। अगर पैसा कमाना चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो खर्च करो। यार अजब गजब की बात कर रहे हो। हां सच है बेटा, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो खर्च करो। अगर खर्चा है तो मार्केट में आपकी चर्चा है, अगर चर्चा खत्म तो आपकी जेब में खर्चा खत्म। यह बात याद रखिएगा।
ऐड करनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना पड़ता है बेटा। चीजों को आगे लाने के लिए, चीजों को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली आपको खर्चा करना पड़ता है। जब खर्चा होता है तो मार्केट में चर्चा होता है, और चर्चा होता है तो आपकी जेब में आपका खर्चा होता है। अगर चर्चा बंद तो खर्चा बंद, खर्चा बंद तो चर्चा बंद, दोनों का इंटर रिलेशन है। अगर आपको पैसा कमाना है तो खर्च करो। अब देखो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है या नहीं है, राइट। एक और बात बता दूं आपको बेटा, आज लाख पते की बात बताता हूं आपको, गजब की बात बताता हूं। भाषा को सीखने का एक ही नियम है, बहुत ध्यान से कान खोल के सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, आज निचोड़ दे रहा हूं मैं आपको। भाषा को सीखने का एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। आपको कि सर क्या कर रहे हो, सच बात है बेटा ये, कि भाषा को सीखने का एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। क्यों? छोटे से बच्चे को कहां कोई नियम आता है भाई, राइट। कहां कौन कहता है कि ये नियम के बिना भाषा नहीं आएगी। मैंने कहा अगर आपको डाउट हो तो 5 डेमो क्लास तो फ्री है ना, उसके कौन सा मैं पैसे ले रहा हूं बेटा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें इंग्लिश मंत्रा, और आप वेबसाइट से www.englishmantra.online, या फिर यूट्यूब पर भी डेमो क्लास पड़ी हुई, डेमो क्लास 1-2 करके, उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि मेरी अप्रोच क्या होती है पढ़ाने की। भाषा को सीखने का एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। पैराडॉक्सिकल है या नहीं है बेटा? ये पैराडॉक्सिकल है, राइट। ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। जैसे मैंने कहा देयर इज only one rule in language there is only one rule in language में एक ही रूल है, there is only one rule in language that there is no rule। क्या ये बात सत्य नहीं है बेटा? आपके और मेरे बीच में जब वार्तालाप होती है, इसी से तो सारा ज्ञान निकला है, राइट। आपके मेरे में बीच की जो वार्तालाप है यही तो भाषा है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भाषा इन द बुक्स और बिटवीन यू एंड मी। अगर कोई आपके और मेरे बीच की वार्तालाप से भाषा नहीं निकाल रहा है और किताबों से भाषा निकाल रहा है तो मैं उसे भाषा का शिक्षक ही नहीं मानता। भाषा का शिक्षक मतलब द स्ट्रेट अवे कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। इफ दैट इज मिसिंग, अगर यह मिस है तो डेफिनेटली भाषा नहीं हो रही है, सब्जेक्ट रटवाया जा रहा है। अगर सब्जेक्ट रटने से भाषा आनी होती तो ग्रेजुएशन तक हमने किया क्या है, आज तक आ जानी चाहिए थी, राइट। तो यह पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। कहते भाई ये एक रूल है, फिर कह दिया कोई रूल नहीं है। ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट बेटा, एक ही बात को दूसरी बात से काटा जा रहा है, राइट। एक ही बात को दूसरे तरीके से होने से बताया जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि एक बात कही और फिर उसी की अपोजिट दूसरी बात कह दी, राइट। जैसे मैंने कहा ये हयातो मयात, अब आपको सर कुछ बताएंगे, हयातो मयात मतलब स्वर्ग और नर्क की बातें। ये हयातो मयात, अब आप एकदम से आ गए बेंच के कोने पर, अरे भैया कुछ बताएंगे, कुछ भी नहीं। अरे यार कमाल है, कुछ भी नहीं। ये हयातो मयात कुछ भी नहीं, बात इतनी है। अब आप आगे, हाँ हाँ क्या बात है भाई, बात इतनी है कि बात कुछ भी नहीं। अरे यार ये भी गजब की बात, क्या कह रहे हो? अभी तक मैंने कहा कि ये हयातो मयात कुछ भी नहीं, बात इतनी है कि बात कुछ भी नहीं, बस पहनावे बदलता रहता है इंसान, वरना आदमी की जात कुछ भी नहीं। बस पहनावे बदलता रहता है वरना आदमी की जात कुछ भी नहीं। ये हयातो मयात कुछ भी नहीं, बात इतनी है कि बात कुछ भी नहीं। देखो पैराडॉक्स आपको दिखाई देगा। और पहनावे बदलता रहता है इंसान, मखौटे बदलता रहता है इंसान, राइट। एक पशु नहीं बदल सकता, पर आप पहनावे बदलते रहते हैं, वरना आदमी की जात वैसी ही है जैसे छिपकली, जैसे मच्छर, जैसे। पर क्या है कि इंसान अपने आप को रिलेट करना जानता है, रिलेटेबल है। उसे पता है कि इस वक्त मैं एक टीचर हूं, अगर मेरे सामने मेरी बहन है तो मैं भाई हूं, अगर सामने वाइफ है तो हस्बैंड हूं, गोदी में मेरी बेटी है तो मैं फादर हूं, राइट। अगर सामने मेरी मां है तो मैं बेटा हूं, अगर मेरा दोस्त हो तो मैं एक दोस्त हूं। पहनावे बदलता रहता है, मतलब अपने अलग अलग आवेश में अपने आप को ढालता रहता है। जैसा समय होता है वैसा फॉर्म होता है। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस ही तो है। टेंस मींस व्हाट? द फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा समय होता है वैसा मेरा रूप होता है। तो बस पहनावे बदलता रहता है, यानी कि अलग अलग रोल्स में अपने आप को ढालता रहता है, वरना आदमी की जात भी तो वैसी ही है। पशु कहां जानते हैं किसके साथ मेरा क्या संबंध है, राइट। पर हमारे अपने संबंधों की एक प्रकाष्ठा, एक मर्यादा है, हम उसे पालन करते हैं, राइट। वरना आदमी की जात कुछ भी नहीं। उस पहनावे के बदले में अपनी गरिमा को अगर कोई व्यक्ति मेंटेन रख लेता है कि मेरा प्रधानमंत्री का रोल है, मेरा गृह मंत्री का रोल है, मेरा मुख्यमंत्री का रोल है, यहां पे मेरा एक टीचर का रोल है, यहां एक फादर का रोल है, और अगर उन सारे रोल्स को बहुत गजब तरीके से निभा देता है, तब वो इंसान है, वरना आदमी की जात कुछ भी नहीं। बात गजब की है, और ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है बेटा, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात, पैराडॉक्स का मतलब जब एक बात कहने के बाद तुरंत दूसरी कोई बात कह दी जाए जो कि उसकी बिल्कुल अपोजिट हो, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा इफ यू, ये बात तो जरूर लिखनी चाहिए हमें, इफ यू वॉन्ट पीस, if you want peace, stay prepared for war। क्या गजब की बात कही। अगर आपको शांति चाहिए तो
युद्ध के लिए तैयार रहें, अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहे। एक और बड़ी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, बड़ी गजब की, और एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछी जा चुकी है वो। अ चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। अ चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, भाई बच्चा है तो बाप कैसे हो सकता है? पर कई बार हम बच्चे को देखकर नहीं कह देते हैं भाई बड़ा शरारती बनेगा, ये तो बड़ा होकर ऐसा बनेगा, ये तो वैसा बनेगा, ये तो वैसा बनेगा। यानी कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, आने वाली जो घटनाएं हैं वो पहले ही बता देती हैं कि आगे क्या घटित होने वाला है। अ चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, क्या ये ऑक्सीमोरोन है, क्या ये लिटोटिस है, क्या ये पन है, क्या ये राइट आपका कायस्मस है, या क्या है, या ऑप्शन में वहीं पे पैराडॉक्स होगा तो पैराडॉक्स है ना बेटा। एक बच्चा बाप कैसे हो सकता है? तो बेटा डेफिनेटली पैराडॉक्स है। चाइल्ड इज फादर टू द मैन, जो बच्चा है, तो इसमें पैराडॉक्स है बेटा। बच्चा है पहले तो वो मैन कैसे हो सकता है, और वो भाई चाइल्ड इज फादर, तो डेफिनेटली इसमें एक पैराडॉक्स है बेटा। देयर इज अ पैराडॉक्स इन इट, राइट। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहो। बच्चा है तो डेफिनेटली बाप, बच्चे से बाप बनेगा, राइट। और मैन कैसा होगा? चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, यानी कि मैन कैसा होगा, राइट। वो उसका फादर कौन होता है? चाइल्ड। अब बच्चा बाप कैसे हो सकता है? गेटिंग नॉट गेटिंग? भाई युद्ध से शांति कैसे आ सकती है? पर कन्विंस तो कर लिया, राइट। भाई कहते देयर इज नो रूल, कहते मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, ये भी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। जब आप एक बात कह के दूसरी बात कुछ ऐसी कह दें जो कि पहले वाली चीज से कंट्राडिक्ट करती है, तो उसे हम क्या कहते उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होती है, राइट। पैराडॉक्स ही तो है, द्वंद्व तो क्रिएट हो जाता है इसमें, क्या कि भैया बच्चा बाप कैसे हो सकता है, बट कहते हैं चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, जो बच्चा है वो फादर का, राइट, जो बच्चा है वो आदमी का फादर होता है। तो खैर बच्चे को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो तीन हमने किया अभी तक, एक हमने किया ऑक्सीमोरोन, एक हमने किया पर्सोनिफिकेशन। ऑक्सीमोरोन क्या था? पेयर ऑफ अपोजिट्स वर्ड्स में। अच्छा, एक मैंने कहा ये पर्सोनिफिकेशन, जब किसी चीज को आदमियों जैसे क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाए। फिर एक आ गया आपका पैराडॉक्स, जब एक बात कहने के बाद कुछ दूसरी पीछे ऐसी बात आ रही हो जो अगली वाली बात को कंट्राडिक्ट कर रही हो, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। बहुत अच्छे। नाउ लिटोटिस, इसकी पहचान होती है नॉट। कौन सा नॉट? अब ये नहीं कि हर एक सेंटेंस जो नेगेटिव में आता है, आई डू नॉट टेक टी, आई एम नॉट टेकिंग टी, आई हैव नॉट टेकन टी, आई कैन नॉट टेक टी, अगर ये नॉट वाला, ये वाली बात नहीं हो रही बेटा। नॉट एक स्पेशल सेंस में, एक खास सेंस में, जब नॉट कुछ इस अंदाज में आ जाए, राइट, जो कि मीनिंग को कुछ एडिशनली एक्सपेंड कर देता है, तब हम नॉट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे मामा जी की लड़की वो लगी हुई है 1 घंटे से, मान लो चेहरे की पुताई करने, कहीं पार्टी वार्टी पे जाना है, राइट। तो मान लो मैं उससे कहता हूं भाई भाई बहन है तो मजाक चलता है, तो मैंने कहा क्या तू लगी हुई है 1 घंटे से, हैं 1 घंटे से तेरा, मैंने मान लीजिए मैं कहता हूं तेरा भैंस जैसा थोबड़ा, राइट, तू ऐश्वर्या राय थोड़ी है। अब देखो ध्यान से, तू ऐश्वर्या राय थोड़ी है, राइट। मान लीजिए मैं कहता हूं यू आर नॉट, अब आप कहोगे सर भाई बहन में सब चलता है, वो जब कहती है तो कसर थोड़ी ना डालेगी, जब बहन भाई को कहेगी और भाई बहन को, तो कसर नहीं होती बेटा। वाई? बिकॉज देयर आर नो फॉर्मेलिटीज, क्योंकि रिश्ता कैसा है? इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल में, राइट, तू तड़ाक और कैसी भी भाषा, डेफिनेटली आपके दोस्त दोस्त के बीच में जो बातें होती है, देयर आर इनफॉर्मल रिलेशंस। और इनफॉर्मल रिलेशंस में ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा यू आर नॉट, यू आर नॉट ऐश्वर्या रॉय, या बच्चन कह दें, यू आर नॉट ऐश्वर्या बच्चन, राइट। नाम की स्पेलिंग कभी गलत नहीं होती, आप खुद से देख लेना ऐश्वर्या की क्या स्पेलिंग है, व्हाटसोएवर इट इज, राइट, तो खुद से देख लेना। बट आप इतनी बात समझ गए, यू आर नॉट ऐश्वर्या राय। यहां पर नॉट का मतलब क्या है? यहां पर मतलब निकल रहा है यू आर एन ऑर्डिनरी गर्ल, यू आर एन ऑर्डिनरी गर्ल। भाई इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि आप एक ऑर्डिनरी गर्ल हैं, राइट, यू आर एन ऑर्डिनरी गर्ल। तो यू आर नॉट, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल बोस, श्री लगा दूं, श्री सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्री बोस वॉज नॉट एन, यहां पे नॉट के मीनिंग पे फोकस कीजिएगा, नॉट एन ऑर्डिनरी, नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर। यहां पे नॉट का मतलब क्या है? यहां पे मतलब क्या निकल रहा है? नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर का मतलब क्या हुआ? मीनिंग एक्सपेंड हुआ, मीनिंग कुछ और बदल दिया इसने। इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर का मतलब है वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर, वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर। जैसे हम कह देते हैं कई बार कि अरे यार कुछ खाने को कहते हैं तू मर थोड़ी रहा है, तू मर थोड़ी रहा है, इसका मतलब मैं यही तो कहना चाहता हूं। मैंने कहा यू आर नॉट डाइंग, क्या बोला? यू आर
नॉट डाइंग, यहां पे नॉट पे फोकस करें। नॉट जो मीनिंग जिसलिए लगा है, यू आर नॉट डाइंग, मर थोड़ी रहा है। यहां पे सेंस क्या निकल रहा है? मैंने कहा चीजें परसुएसिव, वीडियो रिलेटेबल, इसका मतलब इज इक्वल टू यू आर नॉट डाइंग का मतलब क्या है? यू आर सेफ। अरे भैया मर थोड़ी रहा है, क्यों आफत उतार रखी है? कहते तेरी रेल थोड़ी निकल रही है, यानी कि यू हैव इनफ टाइम। कह रहे भैया अरे कोई रेल थोड़ी निकल रही है, रेल थोड़ी निकल रही है इसका मतलब यू हैव एम्पल टाइम, क्यों जल्दबाजी मचा रहे हो? राइट? तो जब भी आप नॉट लगाकर किसी चीज में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं कि विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, इसका मतलब ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन। राइट? तो जब भी आप नॉट लगाकर किसी मीनिंग को घुमाते हो, किसी मीनिंग को बदल देते हो, दैट इज कॉल्ड लिटोटिस। राइट? तो एक छोटी सी बात, जैसे मैंने कहा भी तो ऐश्वर्या राय थोड़ी है, राइट? और कहते यार मर थोड़ी रहा है, बॉस कोई ऑर्डिनरी लीडर नहीं थे। राइट? तो बहुत सिंपल सी बात, जब नॉट लगाकर, जब एक छोटे से एग्जांपल वापस उसी में चलो, मान ले मैंने अपनी बहन को कहा कि तू ऐश्वर्या राय थोड़ी है, तो कहते तू कौन सा भी शाहरुख खान है, तू शाहरुख खान थोड़ी है। इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से उसका जो मतलब निकलता है वो नहीं है जो कहा जा रहा है। जब कहा यू आर नॉट शाहरुख खान, तो यू आर नॉट शाहरुख खान का मतलब क्या है? आई एम एन ऑर्डिनरी बॉय या आई एम एन ऑर्डिनरी मैन। राइट? तो जब ऐसी कोई सेंस निकाली जाए, जब ऐसी कोई चीज, कहते मर थोड़ी रहा है, यू आर नॉट डाइंग, राइट? तो यू आर सेफ, इसका मतलब वो निकलता है। तो जब नॉट लगाकर मीनिंग को किसी तरीके से घुमा दिया जाए, वो लिटोटिस कहते हैं, वो लिटोटिस कहलाता है बेटा। राइट? वो लिटोटिस कहलाता है। यार कोई आफत थोड़ी ना आ रही है, राइट? कौन सा आफत आ रही है? या कोई आफत थोड़ी ना आ रही है, इसका मतलब ये है कि चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। राइट? चीजें कहते भाई तू भूख से मर थोड़ी रहा है, राइट? तेरे को क्या, तू प्यास से मर थोड़ी रहा है, ये सब क्या है बेटा? राइट? तो ये जो नॉट लगाकर, इसकी पहचान ही है नॉट। जब नॉट लगाकर मीनिंग को किसी और तरीके की सेंस में ढाला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? लिटोटिस। राइट? तो ऑक्सीमोरन का एग्जांपल, जैसे नेचुरल एक्टिंग, डे नाइट। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन, जब मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आदमी जैसी कोई एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाए। उसके बाद हमने किया पैराडॉक्स, एक बात कहने के बाद दूसरी कोई ऐसी बात कह देना जो दूसरी वाली पहले वाली बात को कंट्राडिक्ट कर रही हो, ये पैराडॉक्स है। उससे अगले में आया लिटोटिस। लिटोटिस की पहचान है नॉट लगाकर, जैसे मैंने कहा कि भैया 1 घंटे से शीशा परेशान कर रखा है, यू आर नॉट कैटरीना कैफ। यू आर नॉट कैटरीना कैफ कहने का मतलब क्या है? यू आर एन ऑर्डिनरी। तो जब मैंने कहा नॉट लगाकर जब बात को, अगर मैं नॉट हटा दूं तो यू आर ऐश्वर्या राय, वो है नहीं। यू आर नॉट एन ऐश्वर्या राय कहने का मतलब है, मैंने कहा ऐसे थोड़ी है। राइट? तो यू आर नॉट एन एक कोई मूवी भी है जिसमें कहते हैं हाँ तुम प्लम्बर थोड़ी हो, राइट? जो ऐसा कर दोगे, तुम ये थोड़ी हो, तुम वो थोड़ी हो। राइट? अधिकतर ये पूरा का पूरा उस मूवी में लिटोटिस का इस्तेमाल है। गेटिंग नॉट गेटिंग? सो दिस इज कॉल्ड लिटोटिस। अगला वर्ड है अपोस्ट्रोफे। पिछली क्लास में हमने इपोस्ट्रोफे किया था, उसमें ई था, याद आया बेटा? राइट? उसमें ई था और इसमें क्या है? ए, अपोस्ट्रोफे। और मैंने कहा था कि इसको गलती से भी उससे कंफ्यूज मत कर लेना, अपोस्ट्रोफी एस और उससे। राइट? अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे से रिलेट मत कर लेना, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच की बात है। वो नाउन में अगर कोई पोजीशन दिखाए तो ये अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच की बात है। अपोस्ट्रोफी क्या होता है? जब किसी चीज को, ध्यान से समझना, जब किसी चीज को प्रेजेंट मान लिया जाता है, कोई चीज नहीं है नहीं, पर जो कवि है, पोएट है, राइटर है या व्यक्ति है, वो उसे मान लेता है कि वो प्रेजेंट है। राइट? वो प्रेजेंट है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। अपोस्ट्रोफी, इसका मूवी में बहुत इस्तेमाल होता है। खासकर एक मूवी है केसरी, बड़ी गजब की मूवी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये मूवी। राइट? जिसमें वो 21 सिख होते हैं, कई हजार जो है सैनिकों से भिड़ जाते हैं। बहुत गजब की जो है उसमें डायलॉग डिलीवरी अक्षय कुमार की, लाजवाब। इट्स ग्रेट मूवी, वन मस्ट डेफिनेटली फाइंड टाइम टू वॉच दिस मूवी। और उसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है कि जीत तो मैं उसी समय गया था जब हम 21 ने तुम हजारों के साथ लड़ने का फैसला किया था, और तुम हार उसी समय गए थे जब 21 को मारने के लिए तुम हजारों की संख्या में आए हो। क्या कहना चाहता है ये डायलॉग? कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से हम जीत चुके हैं तो डेफिनेटली हमारी जीत हो चुकी है, और तुम मन से हार चुके थे इसलिए हजारों की संख्या में आए, और नहीं तो तुम भी 21 की संख्या में आते, तब हम कहते हैं कि आप योद्धा हो। ये तो कायरता है जो आप कर रहे हैं। राइट? तो कहते मन की लड़ाई तो हम जीत गए, अब बात मारने काटने की, तुम भी मारो काटो और हम भी मारे काटेंगे। केसरी मूवी में एक सीन आता है और अपोस्ट्रोफी आपको हमेशा के लिए जिंदगी में याद रहेगा। याद करें, अपोस्ट्रोफे का बार बार एग्जाम्पल उसमें आता है। जो ईश्वर सिंह है, जो उसमें किरदार है अक्षय कुमार ने जो निभाया, हवलदार ईश्वर सिंह, वो बार बार अपनी जो वाइफ है उनके बारे में सोचते हैं, और वो वाइफ तुरंत प्रेजेंट हो जाती है और उनसे बातें करने लग जाती है। राइट? और लास्ट में जो कि दैट मेक्स मी फील एजी, जिसको देख के सीन को आंखों में पानी आ जाता है, वो एक सीन आता है जब लास्ट में मुंह से खून निकल रहा है, अक्षय कुमार मरने वाले हैं, मतलब ईश्वर सिंह जो रोल है वो सरदार मरने वाला है, तो उधर से उनकी जो सरदारनी है, जो वाइफ है उनकी,
राइट, जो सिकनी है वो उनको दिखाई देती हैं, और वो एकदम से खून भरे मुंह से और बिल्कुल लथपथ खून में एक बात कहते हैं अपनी वाइफ से कि कमर तो नहीं लगने दी, कि पगड़ी तो नहीं नीचे आने दी, कि सम्मान तो नीचे नहीं आने दिया। वो सीन देख के राइट, अगर कोई व्यक्ति में वाकई इमोशन वाला है तो यू फील क्रीपी, राइट, यू गेट लूज बम्स उस सीन को देखकर। और वो रोते रोते अपने हस्बैंड को मरते हुए देखते रोते रोते ऐसे, जबकि वो वहां नहीं है। कोई चीज जहां पर नहीं है पहले तो ये मान लेना कि वहां है और फिर बातें स्टार्ट कर देना, राइट। तो वो जो अक्षय कुमार कहता है कि कमर तो नहीं लगने दी, पीठ तो नहीं दिखाई, पगड़ी का सम्मान रखा कि नहीं रखा, राइट, आज तक की हमारी जो परंपरा थी शेरों वाली उसको फॉलो किया कि नहीं किया, वो जो सीन है वो बड़ी गजब का सीन है। और वो किसका एग्जाम्पल है? अपोस्ट्रोफी का। ऐसा बहुत बार देखोगे आप मूवीज में, इसका तो बहुत इस्तेमाल होता है बेटा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब एक बच्चा किसी स्टार से बात कर रहा है। स्टार तो स्टार हैं, पर फिर भी उससे बातें करते 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 क्या कहता है? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ट्विंकल ट्विंकल, याद आया बेटा? इसके आगे क्या था? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। हो क्या रहा है? पहले तो बच्चे ने यह मान लिया कि स्टार अवेलेबल है और फिर उससे बातें करनी शुरू कर दी, राइट। अवेलेबल ये मानते हो कि उसे सामने दिखाई दे रहा है, उससे बातें हो रही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तुम कौन हो, यू कह दिया, राइट, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो किसी चीज को अवेलेबल मानते हुए ये मानते हो कि अवेलेबल है और उससे बातें शुरू कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी, राइट। तो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एग्जाम में बहुत बार ये वाला एग्जाम्पल आ चुका है, और इसको कहा जाता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इस पोएम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो इस्तेमाल किया गया है? तो अपोस्ट्रोफी है, क्योंकि बच्चा उस स्टार को प्रेजेंट मान रहा है और उससे बातें कर रहा है, राइट। वो कहते हैं ना कि अप अबव इन द स्काई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, राइट, सो अप अबव वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, राइट। वहां पर स्टार को यू कह रहा है, तो क्या एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का बनता है? बनता है। पर अगर इस पूरी लाइन को देखा जाए तो पर्सोनिफिकेशन से ज्यादा सॉलिड बनता है क्या? अपोस्ट्रोफी का। इज इट क्लियर? मेक सेंस बेटा? तो जब किसी चीज को प्रेजेंट मानते हुए, ऐसा किसी और मूवी का सीन आपको याद है जिसमें अपोस्ट्रोफी है, राइट, अपोस्ट्रोफी आपको दिखाई देता है। तो अपोस्ट्रोफी, मैंने कहा बार बार कि इसको अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी के निशान से कंफ्यूज मत कर लेना। ये फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है बेटा, ये नाउन के पोजेशन की बात नहीं हो रही कि रामस्कार की बात है, नहीं, राइट, ये उसको प्रेजेंट मानने वाली बात है। तो बहुत मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा अपोस्ट्रोफी क्या है। एक बार मैं रिवीजन दे दूं। ऑक्सीमोरन क्या था? पेयर ऑफ अपोजिट्स। पर्सोनिफिकेशन क्या था बेटा? व्यक्तियों को प्रेजेंट मानना, बहुत अच्छे। और जो तीसरा था हमारा पैराडॉक्स, बताइए पैराडॉक्स क्या था? एक बात को कह के दूसरी बात से उसको काट देना, या दूसरी बात उसकी बिल्कुल अपोजिट कह देना, दैट्स कॉल्ड पैराडॉक्स। उसकी बात है लिटोटिस, राइट, तुम मर थोड़ी रहा है, राइट, कोई आफत थोड़ी ना आ रही है, कोई रेल थोड़ी निकल रही है, ये सब क्या है? ये लिटोटिस है बेटा। उसके बाद अपोस्ट्रोफी, पहले किसी चीज को यह मानना कि वो वहां, जो चीज वहां नहीं है ये मान लेना कि वहां है और फिर उससे बातें शुरू कर देना, दैट इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। नाउ द नेक्स्ट कम्स रिट्रिकल, नहीं, ओनेमेटोपिया। ओनेमेटोपिया क्या है बेटा? ओनेमेटोपिया का मतलब होता है जैसा साउंड, साथ साथ बोलते रहिएगा, वैसा वर्ड, जैसा साउंड वैसा वर्ड। छोटे बच्चों से बात करते हैं आप, क्या कुत्ते को ये नहीं कहते देख कुत्ता आ गया, देख डॉग आ गया, कहते देख भो आ गया, भो भो, राइट। अब ये जो भो कह के आप कुत्ते को बता रहे, एक नाउन है पर एक साउंड से बता रहे हैं, राइट। कुत्ते को आपने क्या कह दिया? भो। वो देखो भो, भो कहां है बेटा? भो कहां है? तो भो होता तो भो हो रहा, राइट। तो बच्चा कैसे? साउंड से, क्योंकि भाषा क्या है? लैंग्वेज इज व्हाट? लैंग्वेज इज साउंड बेटा। मौन के जगत से शोर के जगत में आए, राइट। तो शोर से ही तो वर्ड्स निकले अधिकतर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल गाय को देखकर ये नहीं कहते, छोटा बच्चा है, भाषा उसे नहीं आती, पर वो छोटे साउंड्स पकड़ सकता है, उसे नहीं पता गाय क्या है, कहते देखो मां जा रही है, मां, राइट। जब आपने कहा मां, राइट, ये जो साउंड आपने लगाया मां, तो कहते मां कहां है, मां कहां है, मां, तो मां से ऊपर, ये ऑक्सीमोरोन है बेटा, ये ऑक्सीमोरोन है। जैसे बॉम्ब के लिए, राइट, जैसे मैंने कहा द बॉम्ब वेंट ऑफ, मतलब ब्लास्ट हो गया, बूम, जब फटता है तो कैसी आवाज आती है? बूम की आवाज आती है। द बॉम्ब वेंट ऑफ, बूम, जो बॉम्ब है वो एकदम से बूम, राइट। तो बूम आवाज किसकी है? बॉम्ब की। तो बूम को अगर अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये क्या है, तो डेफिनेटली ओनोमेटोपिया है बेटा ये, राइट, क्योंकि जैसा साउंड है वैसा ही वर्ड ले लिया गया, राइट। जैसा साउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल द स्नैप ऑफ अ फिंगर, द स्नैप ऑफ अ फिंगर, द स्नैप ऑफ अ फिंगर,
राइट, द स्नैप ऑफ अ फिंगर, चुटकी को हम क्या कहते हैं, स्नैप। अब स्नैप जैसी तो आवाज होती है, राइट, जब फोन क्लिक करता है तो वही तो स्नैप है, क्लिक करता है, क्लिक, ऐसी तो आवाज आती है, क्लिक और क्लिक अगर देखिए तो कैमरे की वैसी आवाज है, तो वो ओनोमेटोपिया। तो स्नैप माने चुटकी होता है, राइट। जैसे आपने वर्ड देखा होगा सीजल, राइट, सीजल में चीजें सीजल ही तो करती हैं, तड़का जो है वो सीजल ही तो करता है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बज ऑफ द बी, द बज ऑफ द बी, या कहते नहीं द फोन इज बजिंग, तो बज क्या है, भी भी, ये जो है ना तो ये बज करता है कि नहीं करता है, राइट। तो ये डेफिनेटली बज, बज, तो बी का जो बज है, अगर इसको अंडरलाइन करके पूछे क्या है, कौन सा, 4-5 ऑप्शन आपको और देगा, उसके साथ मिक्स करके उसमें ओनोमेटोपिया होगा तो आप आंसर लगा दोगे। जैसे द हिस ऑफ अ स्नेक, द हिस ऑफ अ स्नेक, अब हिस क्या है, फुंकार है। अब हिस वर्ड किससे बना, डेफिनेटली जब वो करता है हिस ही तो करता है, हिस। अब जो हिस करता है तो हिसी वर्ड आ गया, यानी कि जैसा साउंड वैसा वर्ड इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग एग्जांपल्स रिलेटेड टू लाइफ, ताकि आपको जिंदगी में वो चीजें दिखाई दें। अगर एक बार जिंदगी में दिख गई तो फिर किताब से रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज माय होल, पूरे के पूरे कोर्स के दौरान मेरा यही रहता है लॉजिक, कि आपको जब चीजें जिंदगी से दिखाई देने लग जाए, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू मेक योर लैंग्वेज परसुएसिव, विविड एंड रिलेटेबल। चीजें अपने आप से रिलेट कर जाएंगी लाइफ से, और जिंदगी से ही भाषा निकल के आ जाएगी। दिस इज माई होल एंड सोल एफर्ट दैट आई वांट टू मेक, राइट। शॉर्टकट जैसी मेरे पास कोई चीज नहीं है बेटा। आई डोंट कॉल, कई बार होता है कि बहुत सारी वीडियोस आप पाएंगे यूट्यूब पर और जगह प्लेटफॉर्म पर, कि मात्र 5 मिनट की वीडियो देख लो फिर इंग्लिश आपकी गुलाम है, ये 15 सेकंड देख लो फिर सारी जिंदगी आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी कोई वीडियो मेरे हिसाब से आपके साथ न्याय नहीं कर सकती। और ये जो झूठ है बेटा, ये एक शिक्षक कभी नहीं बोलता, राइट। अ टीचर नेवर लाइज, राइट। और अगर मैं कहूं इस चैनल पर वही बच्चा टिकेगा जिसमें पेशेंस है, राइट, क्योंकि पेशेंस और परसिवरेंस दोनों चाहिए सफलता के लिए, राइट। ये नहीं हो सकता कि कोई शॉर्ट टर्म में बस ऐसे झूठे वादे कर दे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धुआं उठा दूंगा आग लगा दूंगा। मैंने ऐसी ना तो कोई बात की है ना मैं करने वाला हूं बेटा, राइट। व्हाटसोएवर आई स्पीक इट हैज टू बी थ्रू कॉन्शियसनेस, वो चीजें अंतरात्मा से निकलनी चाहिए। वाई, बिकॉज एक स्तर पर हम डेफिनेटली कनेक्टेड हैं। जो चीज आंखों के पीछे से मेरे झांक रही है वही आपकी आंखों के पीछे से झांक रही है, तो कहीं ना कहीं मरने के बाद बेटा हमारा हिसाब होना है सबका, राइट। वी शुड नॉट लाई टू बी फेमस, राइट। झूठ का सहारा लेकर हुए तो क्या हुए, वाई, बिकॉज एक दिन तो सारी चीजें छोड़ के जाना ही है, राइट। तो सर्वाइवल भी हो जाए ढंग से, वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो ओनोमेटोपिया हो गया। इसके बाद आ गया रिट्रिकल क्वेश्चन, बहुत गजब का है बेटा रिट्रिकल क्वेश्चन। पर उससे पहले मैं एक बार आपको पता रिवीजन दूंगा बेटा, रिवीजन ले, राइट। चलिए रिवीजन लेते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। एक बार मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा, राइट। और मैं उम्मीद करता हूं कि बोर नहीं हो रहे होंगे, और अगर हो भी रहे तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज में, क्योंकि अब ऐसा हूं बेटा, शिक्षक हूं, पढ़ाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि घाघरा पहन के नाचूंगा आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए, या हूं हाँ ही ऐसी कोई चीज करूंगा जो कि मतलब नेचुरल चीजें ही मैं बोल सकूंगा बेटा, क्योंकि प्रकृति के नजदीक रहने की आदत है, तो अननेचुरल मुझसे कुछ होगा नहीं, राइट। तो डेफिनेटली लेट्स टेक अ रिवीजन, और बड़े ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। अभी रिवाइज करते करते सब कुछ याद आ जाएगा। ऑक्सीमोरन क्या था सोचो, वेरी गुड, पेयर ऑफ अपोजिट्स, बिल्कुल सही बात है। पर्सोनिफिकेशन, जब किसी चीज को व्यक्ति जैसे क्रियाकलाप करते हुए बताया जाए। पैराडॉक्स क्या था, एक बात कहने के बाद दूसरी ऐसी बात कह देना जो इसको बिल्कुल उल्टा हो। लिटोटीस, नॉट, मर थोड़ी रहा है, कोई आफत थोड़ी ना आ रही है, रेल थोड़ी निकल रही है, राइट, बिल्कुल सही। अपोस्ट्रोफे, किसी चीज जो कि वहां पे नहीं है उसको यह मानना कि वहां है और उससे बातें शुरू कर देना, दैट इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफे। ओनोमेटोपिया, जैसा साउंड वैसा वर्ड, दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। इज इट क्लियर, जैसा साउंड होता है वैसा ही वर्ड कर दिया। जैसे बैंग ऑफ द डोर, तो बैंग ऑफ द डोर, बैंक की तो आवाज होती है, तो बैंग ऑफ द डोर हो गया। नाउ रिट्रिकल क्वेश्चन, बहुत गजब की चीज है बेटा रिट्रिकल क्वेश्चन। और अक्सर क्या होता है, ये रिट्रिकल क्वेश्चन बेसिकली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट आंसर नहीं सोचते कि भाई लिसनर जो है उस क्वेश्चन को सुनने वाला हमें जवाब देगा। ये बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी चीज से डायरेक्ट आंसर किसी व्यक्ति से नहीं चाहते, बस उस पर रिट्रिकल का मतलब क्या है, एक प्रेशर बनाना चाहते हैं या फिर अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। रिट्रिकल क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा, अरे मैं पागल थोड़ी हूं, अरे मैं पागल थोड़ी हूं, एम आई ए फूल, अब वो यस कहेगा या नो कहेगा, राइट। एम आई ए फूल, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, राइट। रिट्रिकल का मतलब है कि जब डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका जवाब हम नहीं चाहते, अरे पागल दिखाई दे रहा हूं तेरे को, राइट। सो आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी रिप्लाई। कह रहे पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, जैसे अधिकतर हमारे बड़े कहते हैं पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। ये क्वेश्चन तो है, पर हकीकत में मैं कोई जवाब नहीं चाहता, मैं तो एक चीज बता रहा हूं आपको। तो रिट्रिकल का मतलब है रिट्रिक हो जाना, किसी चीज को हमें बार बार जीवन में सुनने को मिलता है पर ये डायरेक्ट आंसर इंप्लाई नहीं करता। दिस इज कॉल्ड रिट्रिकल क्वेश्चन, राइट। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, डज मनी
डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज? डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, ये रिट्रिकल क्वेश्चन है बेटा, राइट? जैसे मान लीजिए, अरे मैं पागल दिखाई दे रहा हूं क्या? डू आई, अगर वो यस कह दे, मान लो, डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू? रिट्रिकल क्वेश्चन, डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू, राइट? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन कहते हैं, अरे यार मैं पागल दिखाई दे रहा हूं क्या, राइट? पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, गेटिंग नॉट गेटिंग? तो ये रिट्रिकल क्वेश्चन होता है जिसमें कि हम कोई आंसर एक तो ये होता है भाई, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पी रहे हो, क्या तुम जाते हो, ये हाँ या ना वाले जवाब है, इसमें हम जवाब मांग रहे हैं, पर इसमें कोई जवाब थोड़ी ना मांग रहे हैं भाई, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, राइट? पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, और क्या मैं पागल दिखाई दे रहा हूं क्या, राइट? हम यहां फालतू खड़े हैं क्या, हम यहां फालतू खड़े हैं क्या, राइट? तो ये क्या है? रिट्रिकल का मतलब अपनी बात को डेफिनेटली मैं थोड़ा सा प्रेशराइज करके कह रहा हूं, और इसमें मैं कोई ना कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं कोई ना कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं, यार कितनी बार तो तेरे को बता दिया, कितनी बार तो तेरे को बता दिया, हाउ ऑफन आई हैव टोल्ड यू? इट इज नॉट अ क्वेश्चन, राइट? अरे यार कितनी बार तो मैं बता चुका हूं यार तेरे को, रिट्रिकल है ये, हाउ ऑफन हैव आई टोल्ड यू? कह रहे कितनी बार बता दिया, तेरे दिमाग में नहीं घुसती, कितनी बार बता दिया? अब मैं ये थोड़ी ना पूछ रहा हूं तू गिनती करके बता कितनी बार मैंने बताया, एक बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार? ये रिट्रिकल क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें वी आर नॉट सीकिंग डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, जब हम लिसनर से डायरेक्ट आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, राइट? जैसे एक तो ये होता है कि डायरेक्ट आंसर ढूंढ रहे, भाई क्या तुम जा रहे हो, हाँ या ना? क्या तुमने खाना खा लिया, हाँ या ना? क्या तुम एक्सरसाइज करते हो, हाँ या ना? इसमें हम डायरेक्ट आंसर ढूंढ रहे हैं। पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें हम डायरेक्ट आंसर नहीं ढूंढते, बस लिसनर की इंटेंशन लेना चाहते हैं, बस लिसनर का ध्यान खींचना चाहते हैं उस चीज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड रिट्रिकल क्वेश्चन। ये रिट्रिकल क्वेश्चन होता है, राइट? ये रिट्रिकल क्वेश्चन होता है। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल कह रहे भाई साहब आज बहुत गर्मी है ना, राइट? जैसे टैंक क्वेश्चन, जैसे आज बहुत गर्मी है ना, तो इसमें क्या है, मैं कोई गर्मी उसे भी पता है कि है, हाँ या ना कहने की कोई बात नहीं, गर्मी उसे भी पता है कि है, तो डेफिनेटली इसको हम रिट्रिक कह देते हैं, राइट? तो रिट्रिकल का मतलब वी आर नॉट आस्किंग, वी आर नॉट सीकिंग अ डायरेक्ट आंसर, जिसमें हम यस नो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस अपनी बात को कह रहे हैं, पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या, राइट? जैसे इसमें देखें, डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू, राइट? या कितनी बार तो तेरे को बता चुका हूं मैं, राइट? कितनी बार मैं इंफॉर्मेशन दूं, कितनी बार मैं कैरी फॉरवर्ड करूं? अब ये क्वेश्चन यस नो नहीं है, राइट? तो ये रिट्रिकल क्वेश्चन है, राइट? ये रिट्रिक होता है, जिसे पुनरावृत्ति भी होती है रिट्रिक कोई चीज, राइट? सो रिट्रिकल क्वेश्चन। नाउ इट कम्स टू क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स। एक बार इससे पहले मैं एक बार रिवाइज करा दूं बेटा, लेट मी गिव यू अ रिवीजन ऑफ इट, और चीजें डेफिनेटली आपको समझ में आ रही होंगी, कमेंट सेक्शन में लगातार बताते रहें, राइट? डेफिनेटली अपना, मैंने कहा ना, आपके जो कमेंट्स हैं बेटा, दे डेफिनेटली गिव मी पावर, राइट? दे डेफिनेटली हेल्प मी अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, द प्रिटेक्स्ट दैट यू नीड। वो सारी सारी चीजें जो आपको चाहिए वो आपके कमेंट सेक्शन से पता लग जाती है। एक बार रिवीजन में आते हैं। ऑक्सीमोरन क्या है? बेस ऑफ लाइफ, द पेयर ऑफ अपोजिट्स, डेफिनेटली पर्सोनिफिकेशन, राइट? व्यक्ति जैसे क्रियाकलाप किसी चीज को बताया जाए करते हुए। पैराडॉक्स, एक बात कहने के बाद दूसरी कोई ऐसी बात कहना जो एक दूसरे का विरोध कर दे। लिटोटिस, नॉट लगाकर चीजों को घुमाना, जैसे यू आर नॉट ऐश्वर्या राय, राइट? ही इज नॉट, से ही इज नॉट हरकुलिस, हरकुलिस थोड़ी है भाई साहब, राइट? तो कोई महात्मा संत थोड़ी है, तो यू आर नॉट अ सेंट, राइट? अपोस्ट्रोफी, कोई चीज नहीं है और उसको प्रेजेंट मानते हुए उससे बातें करना शुरू कर देना। एंड ओनोमेटोपिया, जैसा साउंड है वैसा वर्ड है। रिट्रिक क्वेश्चन, नॉट सीकिंग डायरेक्ट यस नो आंसर, जस्ट आस्किंग फॉर द सेक ऑफ टेकिंग इंटेंशन ऑफ द लिसनर, राइट? नाउ क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स, बहुत गजब की चीज है। क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स, देखो मूवी अधिकतर 99.9% जो मूवी होती है वो क्लाइमैक्स पर बनती हैं। 0.1% मूवीज हैं हिंदी सिनेमा में जो कि एंटी क्लाइमैक्स पर बनती हैं। क्लाइमैक्स का मतलब होता है चीजें बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, बढ़ती हैं और चरम पे जाके खत्म होती हैं, राइट? जैसे कोई चंगू मंगू टाइप का लड़का, चंगू मंगू टाइप का सड़क छाप लड़का, और लास्ट में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये हुआ क्या? चंगू मंगू सड़क छाप, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो क्लाइमैक्स है ना बेटा, ये तो क्लाइमैक्स है। जैसे अब इस बात को समझना, कुछ की जिंदगी क्लाइमैक्स होती है। एंड आई प्रे टू गॉड मे योर लाइफ बिकम अ क्लाइमैक्स, राइट? जैसे कि आप आज अंडरडॉग हैं। अंडरडॉग, मैंने कहा ना जिंदगी से रिलेट जरूर करूंगा बेटा। अंडरडॉग है, ईश्वर करे कि जब आप जाएं इस दुनिया से तो डेफिनेटली आपको डिजर्व हो कौन सा लेवल? टॉप डॉग, राइट? जैसे डॉक्टर कलाम, ही वॉज बॉर्न लाइक एन अंडरडॉग बट ही बिकेम अ टॉप डॉग। स्टीव जॉब्स, अंडरडॉग,
टॉप डॉग, राइट, जिससे कोई नहीं मानता। जैसे कोई व्यक्ति चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर जाता है तो अंडरडॉग और टॉप डॉग, चाहे आप उनके समर्थक हैं या विरोधी हैं, डजंट मैटर, यहां पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं मुद्दे को, पर आप ये बात तो मानेंगे ना कि चाय बेचने से लेकर और प्रधानमंत्री तक, तो अगर ये हुई यात्रा तो डेफिनेटली कैसे हुई, अंडरडॉग से टॉप डॉग तक यात्रा हुई बेटा, अंडरडॉग और टॉप डॉग, राइट। कोई अखबार बेचने वाले से लेकर और आईएएस अधिकारी बन जाते हो तो अंडरडॉग और टॉप डॉग। अगर जीवन ऐसे चल रहा है, अगर जीवन ऐसे चल रहा है तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी क्लाइमेक्स है। पर अगर मान लीजिए टॉप डॉग से अंडरडॉग की तरफ आप आ रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसे परिवार में पैदा हुए जिसका दबदबा रहा पूरे देश में, राइट, दबदबा रहा, आपके दादा परदादा राज किया, पूरे पूरी संपत्ति, पूरी सरकारें आपकी थी, राइट, और फिर आप दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, तो ये क्लाइमेक्स है, एंटी क्लाइमेक्स है, राइट। और साथ में घट नहीं रहे हैं, अपने साथ में काम करने वालों को भी मनोबल लेवल, उस लेवल तक तोड़ दिया आपने कि वो भी समझ रहे हैं कि आपका तो भविष्य आपके साथ, तो उनका भी भविष्य खतरे में है। तो ये क्या है, टॉप डॉग से अंडरडॉग, तो ये क्लाइमेक्स है, एंटी क्लाइमेक्स है, राइट। तो आई प्रे टू गॉड मे योर लाइफ बिकम क्लाइमेक्स नॉट एंटी क्लाइमेक्स बेटा। ईश्वर करे कि आज हम अंडरडॉग है जिसे कोई नहीं जानता। आपने एक मूवी देखी होगी स्लम डॉग मिलेनियर, ये वर्ड स्लम डॉग जैसा वर्ड इंग्लिश में नहीं होता, देयर इज नो वर्ड लाइक दैट, वर्ड इज व्हाट, अंडरडॉग। उन्होंने उसको अंडर को हटा के स्लम लगा दिया। अंडरडॉग का मतलब ये होता है कि जिससे कोई नहीं एक्सपेक्ट करता कि जिंदगी में कभी जीत पाएगा, और ऐसा व्यक्ति अगर जिंदगी में बहुत कुछ कर जाए, दैट इज कॉल्ड टॉप डॉग। क्या बात समझ में आई कि नहीं बेटा? सो अंडरडॉग, टॉप डॉग, राइट। जैसे जैगमा, जैगमा, राइट, अंडरडॉग, टॉप डॉग, राइट, राइट। सो क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गांव का लड़का, साधारण सा लड़का, और लास्ट में कातिया को मार देता है भाई साहब, राइट, तो कातिया को मार देता है, रिमेंबर काशी, राइट। तो वो सारी बातें, ये सब फिगर ऑफ स्पीच के आधार पर है, राइट, कि अगर मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। अब कुत्तों का सहारा, आदमी और उन्हें कुत्ता बताया जा रहा है, फिगर ऑफ स्पीच ही तो है बेटा, राइट। हो क्या रहा है, हर एक डायलॉग में मैंने कहा था ना, परसुएसिव, विविड और रिलेटेबल बनाया जा रहा है। तो अब ये क्या है, काशी जो कि एक गांव का लड़का है और वो कात्या को लास्ट में मार देता है, तो ये क्या है, ये क्लाइमेक्स है ना बेटा। एंटी क्लाइमेक्स की एक दो मूवी मुझे याद आती है जहां पे आपको एंटी क्लाइमेक्स देखने को मिलता है। जैसे कि एक मूवी है तेरे नाम, तो सलमान खान मिल नहीं पाते, वो अपनी प्रेमिका से वो मरी जाते हैं, किसी पागल खाने में दिखाते हैं कि वो गया, राइट। और उसी में एक और मूवी है, ये शायद मे बी आशिकी 2 में होता है कि वो जो हीरो है वो कूद जाता है और अपनी जान दे देता है नदी में कूद के, और वो जो हीरोइन कहती है यू कावर्ड, तो इसका मतलब चीजें कहां पे जाके खत्म हुई, एंटी क्लाइमेक्स पर। तो क्लाइमेक्स की चीजें सबको अच्छी लगती हैं, एंटी क्लाइमेक्स का जो एंड है वो उतना अच्छा लोगों को नहीं लगता। दैट्स व्हाई हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग मींस व्हाट, क्लाइमेक्स, राइट, और एंटी क्लाइमेक्स। इसमें बेसिकली ये तो मैंने समझाने के लिए बोला, जब चीजें कम इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जाएं, यानी कि उनका आकार बढ़ता चला जाए, इसे कहते हैं क्लाइमेक्स। पर अगर चीजें ऐसे चल रही हो कि पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी हो गई, और फिर बिल्कुल छोटी हो गई, तो अगर ऐसी कोई चीज है तो इसे हम कहेंगे क्लाइमेक्स। छोटे से बड़े की तरफ चीज जा रही है, और अगर बड़े से छोटे की तरफ जा रही है तो उसे हम कहते हैं एंटी क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, राइट। कमेंट सेक्शन में लगातार बताते रहे बेटा सीजन, आप ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, राइट, हाउ डू यू फाइंड द सेशन। लगातार उन चीजों को देखते रहें और इंप्रूव करते रहें, राइट। इट हैज टू बी देयर बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट। चीजें आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल लग रही है कि नहीं लग रही है, इट हैज टू बी देयर, वो इनसाइट आपकी बननी चाहिए, और किताबों से बेहतर होनी चाहिए डिलीवरी, तभी मैं टीचर हूं, अदरवाइज नहीं, राइट। तो उनसे थोड़ा सा ऊपर जो अनुभव है वो दिखना चाहिए। क्लाइमेक्स यहां पे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा वो देखो, अब देखना क्लाइमेक्स ऐसे भी होता है, वो देखो एक कीड़ा, कीड़ा मतलब छोटा सा, वो देखो एक कीड़ा, राइट, वो देखो एक कीड़ा, एक पक्षी, राइट, एक पक्षी, एक बाज, राइट, वो देखो एक कीड़ा, एक पक्षी, एक बाज, राइट, एक एरोप्लेन और एक स्पेसक्राफ्ट, यानी कि एरोप्लेन से भी बड़ा क्या होगा, स्पेसक्राफ्ट। ये क्या है, एक तरीके से क्लाइमेक्स जा रहा है। और अगर मेरे को वो देखो एक स्पेसक्राफ्ट, एक एरोप्लेन, एक बाज और एक कीड़ा, अब ये क्या है, ये चीजें एंटी क्लाइमेक्स की तरफ, यानी कि जब चीजें बढ़ती हुई पहले सबसे कम इंपॉर्टेंट, फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होती चली जाए, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हो तो क्लाइमेक्स है। और जब चीजें पहले अनइंपॉर्टेंट हो, पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट हो और फिर कम 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 होती चली जाए, तो एंटी क्लाइमेक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेटमेंट लूं, ही लॉस्ट, ध्यान से देखना बेटा और बताना इसमें क्लाइमेक्स है एंटी क्लाइमेक्स है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ही लॉस्ट हिज मोबाइल, जॉब, हाउस एंड फैमिली।
ही लॉस्ट हिज मोबाइल, मोबाइल को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं बेटा? ही लॉस्ट हिज मोबाइल, मोबाइल सबसे कम इंपॉर्टेंट, सबसे कम इंपॉर्टेंट। जॉब उससे थोड़ी इंपॉर्टेंट, कि मोबाइल तो आ जाता पर जॉब ही चली गई। जॉब के बाद भैया घर भी छिन गया, राइट, तो उससे भी इंपॉर्टेंट, जॉब से इंपॉर्टेंट घर था, और घर के साथ फैमिली वाले भी छोड़ के चले गए उसे, राइट। तो ये क्या हो रहा है, ये कम इंपॉर्टेंट, ये फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप बताइए ये क्लाइमैक्स है या एंटी क्लाइमैक्स है? तो डेफिनेटली ये क्लाइमैक्स है बेटा। अगर कोई पूछे कि इसमें कौन सी चीजें आ रही है, तो अगर कुछ नहीं, याद करो मैथमेटिक्स बेटा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, याद आ गया? असेंडिंग अगर ऑर्डर है तो वो क्लाइमैक्स है, और डिसेंडिंग अगर ऑर्डर है तो एंटी क्लाइमैक्स है। बहुत सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल बनाओ ना उसको। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा, ही लॉस्ट हिज फैमिली, तो फैमिली तो व्यक्ति की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कभी भी दुख है तो फैमिली के साथ मिलकर नमक रोटी खाई जा सकती है, राइट। फैमिली के साथ बैठकर, अगर अकेला हो तो आदमी बहुत परेशान हो जाएगा। हिज फैमिली, हाउस, जॉब एंड मोबाइल। अब बताइए ये असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है? मैं आपके शब्दों में बात करता हूं, मेरी छोड़ो, अपने लेवल पर। असेंडिंग डिसेंडिंग तो आप जानते हैं ना बेटा, राइट, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो यहां पे क्या है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है? असेंडिंग है, बढ़ रहा है, और यहां पे क्या है, डिसेंडिंग है, घट रहा है। पहले सबसे बड़ी चीज दिखा दी, उसके बाद फिर घर दिखा दिया, उसके बाद जॉब दिखा दी, और उसके बाद छोटी चीज मोबाइल। तो ये क्या, डिसेंडिंग है, तो ये क्लाइमैक्स है और ये एंटी क्लाइमैक्स है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज क्लाइमैक्स एंड व्हाट इज एंटी क्लाइमैक्स। इसका उच्चारण सबसे पहले बहुत बड़ा कलेश होता है बच्चों के लिए, कि उच्चारण नहीं आता, चियासमस, राइट, या क्या बोला जाए। हकीकत में यह है कायसमस, कायसमस, और इसकी एक ही पहचान है, ये क्रॉस। कायसमस की एक ही पहचान है बेटा, क्या? क्रॉस। कायसमस में शब्दों के प्रवाह को, शब्दों के फ्लो को एकदम से बेटा बदल दिया जाता है, राइट। शब्दों को बदल के उनको मीनिंगफुल बना दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बात कहा और उसके बाद एक बात कही, और उसके तुरंत बाद उसके बाद दूसरी बात कही जो कि क्रॉस कर गई। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक स्टेटमेंट कह दी मैंने, ईट टू लिव बट डोंट लिव टू ईट। अब देखो, जो कंपोनेंट इसमें है वही कंपोनेंट इसमें भी है, राइट। अब ये क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, राइट, ये क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ? कायसमस का मतलब है बेटा, जो आगे शब्द कहे गए थे उन्हीं को थोड़ा सा आगे पीछे करके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देना, राइट। सेंटेंस को, ये स्लोगन्स में इस्तेमाल होते हैं अधिकतर चीजें, स्लोगन वगैरह देने के लिए। ईट टू लिव, जिंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए मत जिए, राइट। सॉरी सॉरी, ईट टू लिव बट डोंट लिव टू ईट, राइट। ईट टू लिव यानी कि खाने के लिए, राइट। ईट टू लिव, जीने के लिए तो खाएं, आर्मी का स्लोगन है ये, आर्मी का, भाई जीने के लिए खाएं पर खाने के लिए मत जिए, राइट। के जैसे आप निकले किसी रेडी के पास से तो जुबान जो है डंक मारने लगी, पेट खाना भर के चले थे, पर जैसे दिखा मोमोज, टिक्की, भल्ले, पापड़ी, तो जुबान जो है डंक मारने लगी अंदर से, तो यू आर लिविंग टू ईट, राइट। तो आपने ये क्या किया, ये कायसमस है। आप देखे बात को घुमा दिया ना बेटा, ये क्रॉस आ रहा है, राइट। जैसे इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल जो है एग्जाम में अक्सर आता है, अक्सर ये तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि बताइए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो डेफिनेटली ये कायसमस है। ईट टू लिव, लिव टू ईट। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट में कहूं, नेवर लेट अ फूल, यानी कि एक मूर्ख आदमी को, नेवर लेट अ फूल किस यू, नेवर लेट अ फूल किस यू, कभी किसी मूर्ख को अपने आप को किस ना करने दे, नेवर लेट अ फूल किस यू, और अ किस फूल यू, राइट। अ फूल किस यू, अ किस फूल यू, राइट। चीजों को क्रॉस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये कायसमस है बेटा। कभी भी किसी मूर्ख को अपने आप को किस ना करने दे, और एक किस को अपने आप को मूर्ख ना बनाने दे, राइट। इसका मतलब इतना सा है बेटा, नेवर लेट अ फूल किस यू। इसका मतलब इतने भी सस्ते मत हो जाओ, इतने भी सस्ते मत हो जाओ कि आप फुटपाथ पर आ जाओ, नोबडी नोज योर वैल्यू, राइट। और नोबडी, और अ किस फूल यू, मान लीजिए किसी का अगर प्यार मिल ही गया है, मान लीजिए अगर किसी का की दोस्ती मिल ही गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है अकिस फ्यूल यू, इसका मतलब यह नहीं है कि आप शाश्वत के सपने सजाने लगे। इस क्षण भंगुर दुनिया में इसका मैसेज यही है कि इस क्षण भंगुर दुनिया में परमानेंट सपने देखना डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, बिकॉज इन दिस होल वर्ल्ड देर इज ओनली वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट, दैट इज चेंज। ओनली चेंज डज नॉट चेंज, अपार्ट फ्रॉम इट एवरीथिंग चेंजेस,
राइट? सिर्फ बदलाव इस पूरे के पूरे चलायमान संसार में, बदलने वाले संसार में सब कुछ सब कुछ बदल रहा है। सिर्फ एक ही चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो स्वयं बदलाव है। बदलाव के अलावा इस दुनिया में सब बदल रहा है, सिर्फ बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो चिरस्थायी है। राइट? तो चेंज जो वर्ड है, तो डेफिनेटली अ किस फूल यू, इसका मतलब यह नहीं कि आज आपको प्रेम मिल रहा है तो आप शाश्वत के सपने सजाने लगे। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, बट डोंट थिंक इट इज एटर्नल। राइट? इवन दिस बॉडी इज नॉट एटर्नल, हाउ कैन एनीथिंग बी एटर्नल? क्लियर के नॉट क्लियर बेटा? सो यही है कि नेवर लेट अ फूल किस यू और अ किस फूल यू। राइट? समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, बहुत बहुत गजब के मीनिंग है इस चीज के, इसका भी बहुत गजब का मीनिंग है। अगर ऐसा कभी आपको क्रॉस शब्दों का दिखाई दे, जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कायस्मस कहते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज वर्किंग हियर, दैट इज कॉल्ड कायस्मस। राइट? तो आज फिर हमने 10 को जाना और इट वॉज डेफिनेटली अ ग्रेट सेशन विद यू पीपल एंड आई डेफिनेटली फील अमेज्ड टू हैव ऑडियंस लाइक यू। आपके जैसी ऑडियंस जैसा मुझे मिली है, आपका जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, इट्स रियली ग्रेट। राइट? और अगर यही आपकी सीखने की प्यास लगातार बनी रही तो मेरे अंदर का सिखाने वाला भी शाश्वत तरीके से लगातार काम करता रहेगा। आपके कमेंट्स, आपका सपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मिल रहा है। इट्स रियली ओवरवेलमिंग। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड विद द सपोर्ट दैट यू आर गिविंग एंड विद द केयर, विद द लव, एंड योर कमेंट्स आर रियली worth praising, and the boys who are working very hard in the form of homework whatsoever is being given on the concepts, वो जो चीजें हम लेके चल रहे हैं pronoun में, time and tense में, right? और बाकी सारी भी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें बेटा, वो भी वेरी बहुत 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 एजुकेटिव हैं। और उम्मीद करता हूं ये सेशन भी आपका बहुत कुछ नया आपने सीखा होगा। और इसी आशा के साथ आज का सेशन में समाप्त करता हूं। आपको ये सेशन कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राइट? इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू डू थिंग्स much better in coming time। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स a lot for your cooperation। थैंक्स a lot for listening to me and giving your precious time। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स a lot। थैंक यू।